अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। मौलाना फजलुर रहमान के लॉन्ग मार्च को लेकर हुकूमत परेशान है या नहीं? हुकूमत उनसे राबता कर रही है या नहीं? किसी भी सतह पर उन्हें मनाने की कोशिश हो रही है या नहीं? इनमें से बहुत सारे सवालों के जवाब अपने अंदाज में आज वजीर रेलवे शेख रशीद ने दे दिए। और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने क्या कहा, इधर देखिए। रहमान साहब और हुकूमत के दरमियान कोई अंडर द टेबल मामला तय हो गए हैं? अभी तय नहीं हुए, बातचीत जारी है। जो राब्तों के माहिर हैं वो राब्तों में हैं, जिनको राब्ता करना आता है और जिनकी जुबान और बात समझी और सुनी जाती है वो राब्ते में हैं। नवाज शरीफ को एक समझौते के तहत अदालत में पेश किया गया, वहाँ पे आकर पहली दफ़ा उसने मीडिया पे भी टॉक कर लिया और ऑन एयर भी हो गया, किसी ने नोटिस भी नहीं लिया। ये क्या चेंज है? देखें, बहुत सारी बातें जो हैं वो पर्दे के पीछे होती हैं। सो मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि पर्दे के पीछे कहूँ। मैं आपको एक बात कहता हूँ कि राब्ते जारी हैं। जिन लोगों को राब्तों का सलीका और तरीका आता है, जिनकी बात इन्हें समझ आती है और उनकी बात ये समझते हैं, वो राब्ते में 23 से 26 तारीख को अच्छी खबरें दूंगा। 26 तारीख को फाइनल खबर दूंगा। जिन्हें राब्तों का तरीका आता है, अगर उनके राब्ते जारी हैं, हुकूमत राब्ते नहीं कर रही, तो सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान से हो रहा है ये सब, या फिर पीपल्स पार्टी साथ ही नून लीग से भी ये राब्ते किए जा रहे हैं कि वो मौलाना का साथ ना दें? मौलाना बड़े अग्रेसिव हैं। आज अवामी नेशनल पार्टी ने भी उनकी सपोर्ट का ऐलान कर दिया है। हमारे साथ हामिद मीर साहब मौजूद हैं, जिन्हें इन तमाम मामलात की खबर रखते हैं। हामिद मीर साहब, बहुत शुक्रिया। हामिद मीर साहब, इस वक्त मैं वन बाय वन आपसे जानना चाहूँगा। सबसे पहले ये जो राब्ते और ये सारी बातें कर रहे हैं शेख रशीद साहब, नून लीग फिर क्या सोच रही है? ये तासुर दुरुस्त है कि नवाज शरीफ चाहते हैं, शहबाज शरीफ नहीं चाहते, या वो आम तो मीडिया पर कुछ और आ रहा है, बिहाइंड द सीन कुछ और हो रहा है नून लीग में भी? देखिए, जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनके साथ मेरी इस मामले में बड़ी दफ़ा बात हुई है और उनको काफ़ी दिन से ये पता चल चुका था कि उनके पार्टी के जो कायद हैं और उनके बड़े भाई नवाज शरीफ साहब, वो अब अपना माइंड मेकअप कर चुके हैं और वो मौलाना फजलुर रहमान का जो आज़ादी मार्च है इसमें शिरकत की हमायत कर रहे हैं। इसमें उनके कुछ क्वेश्चंस थे, यानी कि तहफ़्फ़ुज़ात मैं नहीं कहूँगा, उनके कुछ क्वेश्चंस थे जो कि वो मौलाना के सामने रखना चाह रहे थे। और उसमें जो मेन उनका कंसर्न था वो ये था कि अगर हम इस आज़ादी मार्च के ज़रिए या जो भी आप करना चाह रहे हैं, हम इमरान खान साहब को वज़ारत उज़्मा से हटाने में कामयाब नहीं होते तो फिर क्या होगा? तो ये एक सवाल था जिस पे काफ़ी बातचीत होती रही और फिर आखिर में ये कंसेंसस हुआ कि ज़रूरी तो नहीं है कि हुकूमत जो है उसको तब्दील किया जाए और इमरान खान साहब को निकाला जाए वज़ारत उज़्मा से। कोशिश तो हम ये करेंगे क्योंकि इमरान खान साहब ने भी ये कोशिश की थी, तो अगर वो ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? अलबत्ता ये ज़रूर कोशिश की जाए कि सिस्टम चलता रहे और सिस्टम डीरेल ना हो। इस पर उनके काफ़ी सलाह मशवरे होते रहे। फिर वो मौलाना फजलुर रहमान को भी मिलते रहे और मौलाना फजलुर रहमान ने उनके काफ़ी सारे सवालों के जवाब दिए, उन्होंने कन्विंस भी कर लिया। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने खामोशी इख्तियार किए रखी और इस दौरान फिर नवाज शरीफ साहब का ख़त भी आ गया है। और अब आप देखेंगे कि 18 अक्टूबर को शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अब पता नहीं वो मौलाना फजलुर रहमान उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे होंगे, वो मीडिया पर नशर होती है या नहीं होती, लेकिन शहबाज शरीफ साहब उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो जितने भी सवाल हैं मीडिया के वो उनका जवाब देने की कोशिश करेंगे। और आज भी मेरी उनकी पार्टी के बहुत से हम लोगों से बात हुई है, तो मुस्लिम लीग नून जो है वो मुकम्मल तौर पे मौलाना फजलुर रहमान के साथ है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मौलाना फजलुर रहमान और नून लीग की क़यादत में तय हो चुकी हैं, उन बातों को फ़िलहाल वो मंजरेआम पे नहीं ला रहे, लेकिन यहाँ तक उन्होंने तय कर लिया है कि हम इस्लामाबाद तक जो आज़ादी मार्च किया जाएगा उसमें मौलाना साहब के साथ होंगे और जो जलसा होगा इस्लामाबाद में, यहाँ पे आके एक जलसा भी होना है, उस जलसे में मुस्लिम लीग नून की तरफ से कौन कौन स्टेज पे बैठेगा ये भी तय हो चुका है।
मतलब अगर इतना कुछ तय हो चुका है तो शेख रशीद साहब तो कह रहे हैं कि मौलाना से उन जिन लोगों को राब्ते करने आते हैं वो राब्ते में हैं, 23 से 26 के दरमियान कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो सकती है। तो ये मान गए हैं, स्टेज पे बैठेगा कौन ये भी फैसला कर लें और मौलाना ना पीछे हट जाएं। मौलाना फजलुर रहमान साहब के भाई ने आपके शो में कहा था कि धरना भी हर हाल में होगा और लॉकडाउन भी होगा। गफूर हैदरी साहब आज आप ही के प्रोग्राम में कह रहे थे कि वहाँ पहुँच फैसला करेंगे कि क्या करना है। तो ये उससे पहले तो कुछ डेवलपमेंट नहीं हो जाएगी कि मौलाना मान जाए मनाने वालों से? देखें, जो अताउर रहमान साहब हैं उन्होंने पिछले हफ्ते हमारे प्रोग्राम में ये कहा था कि धरना भी होगा, लॉकडाउन भी होगा। लेकिन जब मैंने उनको कहा कि अकरम दुरानी साहब तो कह रहे हैं कि लॉकडाउन और धरना जो है ये मीडिया ने इस्लाहात ईजाद किए हैं, तो उन्होंने कहा कि हम अपने आज़ादी मार्च को लॉकडाउन और धरना समझते हैं। आज गफूर हैदरी साहब ने यह कहा है कि तमाम जो पार्टियाँ हैं वो इस्लामाबाद आएंगी, यहाँ आने के बाद उनका एक मुशावरती इजलास होगा और फिर हम धरने का फैसला करेंगे। तो ये वो एक फेस सेविंग दे रहे हैं पीपल्स पार्टी को भी और मुस्लिम लीग नून को भी। मुस्लिम लीग नून जो है उसकी अक्सरियत उनके धरने में शामिल होने के लिए तैयार है। अलबत्ता पीपल्स पार्टी में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन पिछले दिनों जो कराची में जो पीपल्स पार्टी की एक मीटिंग हुई थी उसमें भी पीपल्स पार्टी के बहुत से जो सीनियर रहनुमा हैं उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से कहा था कि ये जो हमें गोमगो की कैफियत है, एक कन्फ्यूजन हमारी पार्टी के अंदर नज़र आ रहा है, हमें इससे निकलना चाहिए और मौलाना फजलुर रहमान को खुलकर सपोर्ट करना चाहिए। मतलब ये जो फिर राब्ते करने वाले हैं वो क्या पीपल्स पार्टी से भी राब्ते में हैं या फिर पीपल्स पार्टी में बिलावल क्या सोच रहे हैं? वो इस वक्त रुकावट हैं मौलाना के लॉन्ग मार्च में भरपूर शिरकत करने में, या फिर कोई और सीनियर रहनुमा रुकावट हैं? पीपल्स पार्टी के अंदर क्या हो रहा है? देखिए, जो पीपल्स पार्टी का जो इजलास हुआ था उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ जो साबिक वज़ीर आज़म है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, उन्होंने बड़ी तफसील से अपना नुक्ता नज़र बयान किया। वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में जो पीपल्स पार्टी के ओहदेदार हैं वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के हम ख्याल थे। कुछ और भी सीनियर रहनुमा जो हैं उन्होंने गिलानी साहब के साथ इत्तेफाक किया। और अभी थोड़ी देर पहले जो पाकिस्तान के दौरे पे आया हुआ है शाही जोड़ा, उसके एजाज़ में एक रिसेप्शन था यहाँ इस्लामाबाद में। उस रिसेप्शन में मेरी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से अलहदगी में काफ़ी बात हुई है इस पर। उन्होंने भी इसकी तस्दीक की है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं उन्होंने जो कराची में जो मीटिंग थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उसमें ये कहा है कि हमें किसी कन्फ्यूजन में नहीं रहना चाहिए, एक ठोस और हतमी मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर ये है कि वो गरीबों की पार्टी है और आवाम के जो मुआशी मसाइल हैं उस पर उसने हमेशा आवाज़ उठाई है। तो मौलाना फजलुर रहमान का जो एक जो उनका एक मजहबी एजेंडा है उसको आप छोड़ दें, लेकिन अल्टीमेटली तो वो यही बात कर रहे हैं ना कि इस हुकूमत की जो पॉलिसियाँ हैं उससे आवाम जो है वो खुश नहीं है। तो असल बात तो ये है, तो इस मसले पे हमें मौलाना साहब का साथ देना चाहिए। और उन्होंने ये भी उनको बताया कि देखिए, आपने खुद अपने इस्लामाबाद में घर पर एक APC बुलाई थी, उसमें आपने मरियम नवाज़ को भी बुलाया, उसमें मौलाना साहब भी आए थे, और फिर आपने एक रहबर कमेटी बनाई, उसमें भी आपने हमें भेज दिया। तो आप उनके साथ चलते रहे हैं। तो अब अगर उन्होंने एक आज़ादी मार्च का ऐलान किया है तो अवाम में ये तासुर नहीं जाना चाहिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो रिलक्टेंट है और मुस्लिम लीग नून मौलाना साहब के साथ है लेकिन पीपल्स पार्टी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप अपने मंशूर पे कायम रहें, आप अपनी एक अलहदा से भी तहरीक चलाते रहें, लेकिन मौलाना साहब का जो आज़ादी मार्च है उसमें पीपल्स पार्टी को शामिल होना चाहिए। तो ये बात उन्होंने खुल के वहाँ पे की है। और उसके बाद हमें यही पता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं उन्होंने मौलाना साहब के साथ मीटिंग की है, उनसे रब्ता किया है, उनको पैगाम भिजवाया है कि जनाब हम आपके आज़ादी मार्च में शिरकत करेंगे। साहब, ये तीनों जमातें क्या सोच रही हैं ये हो गया, अब हुकूमत क्या सोच रही है? हुकूमत क्या फाइनली मौलाना से खुद पब्लिकली बात करती नज़र आएगी, मनाने की उन्हें कोशिश करती नज़र आएगी, या फिर क्रैकडाउन होगा और मौलाना खुद अरेस्ट होंगे या उनके कारकुन अरेस्ट होंगे? हुकूमत अभी तक कन्विंस्ड है कि मौलाना ने आना ही नहीं है, कुछ ना कुछ हो जाएगा उनके आने से पहले। देखिए, हुकूमत को कम से कम 3-4 हफ्ते पहले मौलाना साहब के साथ बातचीत शुरू कर देनी चाहिए थी। और उस वक्त मेरे इल्म में है कि एक प्रपोज़ल थी कि स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और परवेज़ खटक साहब को अगर भेजा जाए मौलाना साहब के पास तो उस वक्त ज़्यादा इम्कानात थे कि मौलाना साहब के साथ बातचीत हो सकती थी। लेकिन हुकूमत ने ये नहीं किया और गैर सियासी लोगों के ज़रिए बातचीत की।
तो अब इसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है, मुझे ये लगता ही है कि न सिर्फ उन पे अपनी पार्टी का प्रेशर है बल्कि उन पर और पार्टियों का भी प्रेशर है। आप देखें ना, ये एक कितनी बड़ी एक पाकिस्तान की सियासत में ये काफ़ी अरसे के बाद एक बहुत बड़ी एक तब्दीली आई है कि एक सेकुलर पार्टी है, एक डिक्लेयर्ड सेकुलर पार्टी है अवामी नेशनल पार्टी, और मौलाना फजलुर रहमान कल उसके सदर असफंदियार वली से मिले और असफंदियार वली के साथ तय हुआ कि अगर मौलाना फजलुर रहमान को गिरफ्तार किया जाएगा तो जो आज़ादी मार्च है उसकी क़यादत असफंदियार वली करेंगे। तो इसके बाद तो अब कोई ये गुंजाइश नहीं रहती कि हम कहें जी कि मौलाना फजलुर रहमान सिर्फ एक मजहबी एजेंडे पे वो आ रहे हैं। उन्होंने तो एक सेकुलर पार्टी जो है उसको अपना इत्तेहादी बना लिया है, और पीपल्स पार्टी जो है वो सेकुलर नहीं कहती, अपने आप को लिबरल पार्टी कहती है। और जो मुस्लिम लीग नून है वो एक राइट की पार्टी है जो कि सेंटर में है लेकिन उसका टिल्ट राइट की तरफ है। तो इस वक्त सेकुलर पार्टीज़, लिबरल पार्टीज़, राइटिस्ट पार्टियाँ, ये सारी पार्टियाँ मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अपने साथ मिला ली हैं और हुकूमत ने काफ़ी देर कर दिया है। अब अगर रोज़ाना हुकूमत के वज़रा मौलाना साहब के बारे में बयानात देंगे और कभी धमकी देंगे, कभी कहेंगे इनसे फ़लाँ मुज़ाकरात कर रहा है और उनको फेस सेविंग चाहिए, तो इससे तो मैं समझता हूँ जलती पे तेल फेंकने वाली बात है। हुकूमत के वज़रा की तरफ से जो मौलाना साहब के बारे में बयानात दिए जाते हैं उससे वो कोशिश मुतासर होती है जो कि बिहाइंड द सीन बंद कमरे में मौलाना साहब को मनाने की जो कोशिश होती है उस पर पानी फेर देते हैं। हुकूमत के कुछ वज़रा एक ऐसा बयान देते हैं जिससे कि मौलाना साहब जो हैं उनके लिए अपने मौक़िफ़ में थोड़ी सी लचक पैदा करना मुश्किल हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत की मिस हैंडलिंग है, हुकूमत ने मौलाना साहब को सीरियस नहीं लिया, और अब अगर मौलाना फजलुर रहमान को गिरफ्तार करके इस लॉन्ग मार्च को या धरने को रोकने की कोशिश की जाएगी तो ऐसी सूरत में काफ़ी अफरा तफरी, काफ़ी गड़बड़ पैदा होगी, क्योंकि अब मौलाना फजलुर रहमान काफ़ी आगे जा चुके हैं। तो ये वो मौका है जहाँ पे कि इमरान खान साहब को पाकिस्तान का जो अपना रियासत का जो मुफाद है उसको देखना चाहिए, और उनको खुद वो यू टर्न तो लेने में उनको कोई कभी कबाहत महसूस नहीं होती। तो मौलाना फजलुर रहमान के बारे में उन्होंने इतनी बातें कर दी हैं तो मौलाना फजलुर रहमान से उनको बराह रास्त बातचीत करनी चाहिए। हो सकता है कि वो कहें जी कि मैं ऐसे बंदे से बात क्यों करूं कि जिसके बारे में मैं अपने जलसों में कहता रहूं कि ये मौलाना डीजल है। तो इस तरह की बातें तो उन्होंने बहुत से लोगों के बारे में की हैं। वो परवेज़ लाई साहब को डाकू कह चुके हैं, वो शेख रशीद को कह चुके हैं कि ये इसको तो मैं अपना चपरासी भी नहीं रखूंगा। तो अगर इनको उन्होंने अपने साथ मिला लिया है तो सिर्फ एक इस्लामाबाद में गड़बड़ को रोकने के लिए अगर वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ खुद टेलीफोन कॉल करके अगर रब्ता करने की कोशिश करेंगे तो ऐसी सूरत में हुकूमत की मौलाना फजलुर रहमान पे इखलाकी बरतरी कायम हो जाएगी। लेकिन अगर इमरान खान साहब खुद कुछ ना करें और दूसरों से कहें कि आप इसको रोकें, आप इससे बातचीत करें, तो मेरा ख्याल है कि ऐसी सूरत में फिर मौलाना साहब को रोकना मुश्किल होगा। बहुत शुक्रिया, आमिर मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद जिक्र होगा हुकूमत ने एक फ़ैसला किया और फिर उस फैसले को अनाउंस किया, फिर उस फैसले पर यू टर्न लिया, बिजनेस कम्युनिटी फिर परेशान है। बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। तहरीक इंसाफ की हुकूमत खुद अपने एक और फैसले से पीछे हट गई है। खुद मीडिया पर आकर वुज़रा ने शिकायत की, फिर खुद हुकूमत ने बिजनेस कम्युनिटी से वादा किया, फिर खुद उसको मीडिया पर अनाउंस किया गया, फिर खुद फैसला वापस ले लिया। सवाल उठ रहा है कि इस दफा किस दबाव के तहत हुकूमत अपने ही फैसले से पीछे हट गई है। काबीना में बिजनेस कम्युनिटी और ब्यूरोक्रेसी की शिकायत का जायजा लिया गया, मगर बहस के बाद फैसला किया गया कि नैब खुद इस मामले को देखेगा। गुज़िश्ता रोज़ काबीना इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में मामले खुसूसी बराए इतलात फिरदौस आशिक़वान ने कहा कि बिजनेस कम्युनिटी और ब्यूरोक्रेसी के हवाले से कोई कमेटी नहीं बनाई जा रही। अलबत्ता इस मामले पर काबीना इजलास में बात जरूर की गई और इत्तफाक़ राय से फैसला किया गया कि यह मामला नैब के हवाले किया जाए और नैब खुद बिजनेस कम्युनिटी और ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ शिकायत का मैकेनिज्म बनाए ताकि हैरेसमेंट और अफरा तफरी का खात्मा हो सके। अब हुकूमत ने यह फैसला किया है कि नैब के खिलाफ शिकायत का जायजा नैब खुद लेगी और नैब ही कोई मैकेनिज्म भी बनाएगी। हालांकि 2 अक्टूबर को बिजनेस कम्युनिटी ने आर्मी चीफ से मुलाकात में शिकायत की। बिजनेस कम्युनिटी को नैब से शिकायत के मामले को हल करने की यकीन दहानी कराई गई। फिर 3 अक्टूबर को जब वज़ीर आज़म इमरान खान से बिजनेस कम्युनिटी ने मुलाकात की तो उसमें वज़ीर आज़म ने कमेटी बनाने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म हाउस से जारी होने वाली प्रेस रिलीज के मुताबिक वज़ीर आज़म ने ताजिरों से कहा कि नैब से मुताल्लिक़ कारोबारी बिरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात के हल के लिए लाहे अमल तश्कील दे दिया गया है और इस सिलसिले में कारोबारी शख्सियात पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी जा रही है ताकि नैब और कारोबारी बिरादरी से मुताल्लिक़ मामलात को अहसन तरीके से हल किया जा सके।
ये था वजीर आजम इमरान खान का अपना बयान। और ठीक 12 दिन बाद हुकूमत इस कमेटी से दस्तबरदार हो गई। खुद नैब, जिससे बिजनेस कम्युनिटी को शिकायत हैं, इसे ही ये मामला निपटाने का इख्तियार दे दिया गया है। हालांकि उस वक्त भी चेयरमैन नैब एक कमेटी का इशारा दे रहे थे, मगर उसके बावजूद हुकूमत कह रही थी कि एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें बिजनेस कम्युनिटी के लोग भी होंगे। पहले वो किसी भी तहकीकात के हवाले से, किसी भी स्कैंडल के हवाले से मामले को देखेगी, उसे पब्लिक नहीं किया जाएगा ताकि बिजनेसमैन पहले बदनाम ना हो जाए। अगर उन्हें करप्शन नजर आई तो फिर नैब को इख्तियार दिया जाएगा, मगर अब ये इख्तियार खुद नैब को हुकूमत ने हवाले कर दिया है। मामला यह है कि बिजनेस कम्युनिटी को नैब से शिकायत है, मगर चेयरमैन नैब का दावा है कि 5 माह से बिजनेस कम्युनिटी ने नैब से कोई शिकायत नहीं की है। उन्होंने बिजनेस कम्युनिटी की शिकायत के लिए एक डायरेक्टर का तकर्रुर किया उनके मुताबिक, मगर किसी ने उससे राब्ता नहीं किया। कुछ 5 माह पहले मैंने चैम्बर ऑफ कॉमर्स इस्लामाबाद पिंडी में जाके कुछ गुजारिशात की। उनके मुतालबात के पेश नज़र मैंने उसी वक्त एक हमा वक्ती डायरेक्टर नैब का तकर्रुर नैब हेडक्वार्टर में कर दिया, जिनके जो मेरे साथ अटैच हैं, कि किसी भी बिजनेसमैन की कंप्लेंट अगर राइटिंग में आती है तो मैक्सिमम पीरियड आपके पास 48 घंटे है। 48 घंटे में उसका जेन्युइन ग्रीवेंस जो है उसको आप हल करें, उनका मसला, ताकि उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो उनकी जो परेशानियां हैं, वो ख़त्म हो जाए। आज इस बात को तकरीबन 5 महीने हो गए हैं, उस कंप्लेंट सेल में एक शिकायत नहीं आई। तो क्या ये नैब के इत्मीनान के लिए काफ़ी नहीं था कि जी शिकायत मौजूद नहीं? ये बात चेयरमैन नैब इससे पहले भी कह चुके हैं और अब उन्होंने ये बात दूसरी बार कही। इस हवाले से जी न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए बिजनेस कम्युनिटी के अहम अफराद जुबैर तुफैल और जुबैर मोतीवाला ने न सिर्फ नैब के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, बल्कि जुबैर तुफैल ने कहा कि उनकी तो 4 हफ्ते पहले ही खुद चेयरमैन नैब से मुलाकात हुई थी, जिसमें चेयरमैन नैब के आगे बिजनेस कम्युनिटी की शिकायत उन्होंने खुद रखी थी। जुबैर मोतीवाला ने भी कहा कि उनकी खुद चेयरमैन नैब से मुलाकात हुई थी। जो चेयरमैन साहब कर रहे हैं ना, वो भी गलत नहीं है। वो अपनी तरफ से ठीक कर रहे हैं कि एक डायरेक्टर को मुकर्रर किया और उनसे ये कहा कि भाई यहाँ आके जो है इनसे आप शिकायत करें। देखिए, शिकायत करना और नैब से जाके करना विदाउट एनी अथॉरिटी तो उनके पास उस वक्त थी ना कि ये केस बना सकें, परस्यू कर सकें, बिजनेसमैन को वो अपना अगर चाहें तो उठा सकें और उनसे इंटरोगेट कर सकें। इन तमाम हालात में कोई बिजनेसमैन अपने आप को सेफ नहीं समझता कि जाके नैब से बात करे। प्रॉब्लम ये है कि हम ये चाहते हैं कि नैब जैसा इदारा जो है ये बिजनेसमैनों के पास जो है ना, उनके पास नहीं जाना चाहिए। और वो मेरा ख्याल है, मेरी जावेद इकबाल साहब से मुलाकात हुई थी, वो इस बात पर पूरी तरह अग्री करते हैं कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो जो लिंकेजेस हैं और जो लॉ बना हुआ है उस लिहाज से उनके पास जो पावर्स हैं उसके तहत वो किसी को भी कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, जहाँ तक बिजनेस कम्युनिटी का ताल्लुक है, बिजनेस कम्युनिटी को नैब से काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो जो मीटिंग आर्मी चीफ साहब के साथ हुई आज से 2 दिन पहले, तो उसमें भी पाकिस्तान के जो बड़े बड़े ग्रुप्स के चेयरमैन थे, उन्होंने इस बात को हाईलाइट किया कि नैब जो है वो गैर ज़रूरी तौर पे तंग कर रहा है। अब रहा मसला कि आज से तकरीबन 4 हफ्ते पहले मेरी चेयरमैन नैब से उनके ऑफिस में इस्लामाबाद में मुलाकात हुई थी और उन्होंने इस बात पे एग्री किया था कि नैब इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और एक्साइज के मसाइल के ऊपर आइंदा बिजनेसमैन को तंग नहीं करेंगे या नोटिसेस नहीं देंगे। एक बिजनेसमैन है, आपने उसको किसी कंपनी के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बोर्ड पे लिया और बोर्ड पे लेने के बाद वो आदमी ऑनरेरी वहाँ पे काम कर रहा है और उसके बाद अगर वहाँ कोई मसाइल पैदा होते हैं तो नैब ने उन ऑनरेरी डायरेक्टर्स को भी तंग करना शुरू कर दिया। और हमने ये बात भी कही कि इस चीज़ को बिल्कुल ख़त्म किया जाए, वरना कोई प्राइवेट सेक्टर का आदमी किसी गवर्नमेंट के बोर्ड पे डायरेक्टर बनने की कभी नहीं बनेगा। अगर उसको ऑफ़र दी भी जाएगी वो नहीं बनेगा। उसके अलावा पाकिस्तान के उस मीटिंग में पाकिस्तान के बड़े बिजनेस हाउसेस थे, उनके चेयरमैन ने भी कहा कि वो इस चीज़ को पसंद नहीं करते। अगर आप चाहते हैं कि हम पाकिस्तान में बड़े पैमाने पे इन्वेस्टमेंट करें तो नैब को कहें कि वो बिजनेसमैन को तंग ना करे। चेयरमैन नैब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि मैंने एक अफसर लगाया, 4 महीने तक किसी ने बिजनेस कम्युनिटी से शिकायत नहीं की। बिजनेस कम्युनिटी के 2 रहनुमा कह रहे थे कि हमने तो खुद जाके चेयरमैन नैब से शिकायत की और किसी अफसर से शिकायत करते हुए बिजनेस कम्युनिटी डरती है क्योंकि बहरहाल नैब के पास इख्तियार है कि कार्रवाई कर सकती है। सिर्फ यही नहीं, जुबैर तुफैल ने तो ये भी बताया कि उन्होंने चेयरमैन नैब से मुलाकात में फ्लावर मिल्स के हवाले से इशू उठाया, जिसका चेयरमैन नैब ने उसी वक्त नोटिस भी लिया, मामला फौरी तौर पर हल भी किया और हो गया।
मेरी मुलाकात चेयरमैन साहब से 1 महीना पहले हुई थी। और मैं जिन मसाइल पे गया था वो उस दिन फ्लोर इंडस्ट्रीज़ के मसले थे कि फ्लोर इंडस्ट्रीज़ को जो है छोटे छोटे मामलात में तंग किया जा रहा था। तो वो तो फ्लोर इंडस्ट्रीज़ का मसला तो चेयरमैन साहब ने उसी वक्त हल कर दिया था। हाँ, फ्लोर बहुत ही माइनर अमाउंट्स के लिए उनको सबको नैब के जो जूनियर ऑफिसर्स हैं वो तंग करते थे। तो जब मैंने ये बात उनके गोश गुजार की तो उन्होंने कहा कि मैं इसको अभी हल करता हूँ। बल्कि उन्होंने उसी वक्त ये हुक्म जारी किया कि कोई भी फ्लोर मिल को नैब ऑफिस उनके पूछे बगैर कुछ नहीं कर सकता। नैब भी इस हवाले से जिक्र कर चुके हैं। नैब को बिजनेस कम्युनिटी की कोई शिकायत अगर मौसूल नहीं हुई थी तो ये मसला कैसे हल हुआ। सवाल ये भी है कि उन नैब अहलकारों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई जो फ्लावर मिल वालों को तंग कर रहे थे और चेयरमैन नैब ने फौरी तौर पर उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। मगर कानून साजी का फैसला तो नहीं हुआ, मगर बिजनेस कम्युनिटी की शिकायत के हवाले से जो कमेटी का फैसला था वो खुद नैब के हवाले कर दिया गया। तो जो भी कमेटी होगी वो बगैर किसी कानूनी इख्तियार के होगी और नैब अगर चाहेगा तो उसके पास कानूनी इख्तियार बरकरार रहेगा कि वो बिजनेस कम्युनिटी को तंग कर सकता है, क्योंकि जो कमेटी बनाई जा रही है वो किसी कानूनी इख्तियार के तहत नहीं बनाई जा रही है और नैब खुद वो बनाएगी, जैसा कि हुकूमत की तरफ से ऐलान किया गया है। 1 साल पहले जब बिजनेस कम्युनिटी को नैब की तरफ से तंग करने की शिकायत मौजूद थी, हुकूमत मुकम्मल तौर पर उसको मान नहीं रही थी, नई हुकूमत में आई थी मगर शिकायत आम नहीं हुई थी। तो 24 अक्टूबर 2018 को उस वक्त के वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर के सामने हमने ये मामला उठाया तो उन्होंने हमारे सवाल से इत्तफाक किया। एक मसला है, अगर आप इनको प्राइवेटाइज नहीं करने जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि प्रोफेशनल्स आकर चलाएं, एक वेल्थ फंड बने, फिर उसमें गालिबन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज भी आप डालें, जितनी भी लॉस मेकिंग एंटिटीज़ हैं अगर वो फिर चलने लगें, मतलब कोई प्राइवेट सेक्टर से आएगा क्यों पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस को चलाने और फिर वो नैब का सामना करे, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में पेशियाँ भुगते, कोई क्यों आएगा? किस तरीके से एक मैनेजमेंट बनेगी जिसको इख्तियार होगा बड़े बड़े फैसले करने का और उससे ये कॉन्फिडेंस होगा कि वो बाद में जाके नैब नहीं भुगत रहा होगा? सवाल तो आप ये बहुत अहम पूछ रहे हैं और नैब वाले जो हैं वो इसके बारे में उनको गौर भी करना चाहिए कि क्या नैब पाकिस्तान के बड़े बड़े डाकुओं को पकड़ने के लिए उन पे उनकी तरजीह होनी चाहिए या एक प्रोफेशनल जो बैठा हुआ है, एक बाहर से अमेरिका से नौकरी छोड़ के आया है, वो चाहता है कि मुल्क की बेहतरी के लिए काम करे, उनसे ज़्यादा सवाल जवाब होने चाहिए। फिर 6 माह बाद असद उमर ने बाकायदा तौर पर नैब की तरफ से प्राइवेट सेक्टर को तंग करने पर तनकीद की। इसी तरह 10 माह बाद रज़ाक दाऊद और 11 माह बाद अली ज़ैदी यही बात दोहराते हुए नजर आए। ये कारोबारी तबके, 2 प्राइवेट पार्टीज का प्राइवेट डिस्प्यूट, उसके अंदर नैब घुस गई है। ओपन एयर में बोल रहा हूँ, ये मेरे ख्याल में ये नैब का कानून जो प्राइवेट सेक्टर के पीछे जाना शुरू हो गया है, इसके अंदर तरमीम की जरूरत है। जो इमरान उल हक साहब हैं उनके ऊपर अगर कोई इल्ज़ाम थे तो उनको भले ECL पर डाल देते, जो उनके साथ किया नैब ने उठा के मेरी नज़र में गलत किया, उनके ऊपर इन्वेस्टिगेट करते पूरा सही। एग्जैक्टली यही पॉइंट है मेरा। मैं आई एम सेइंग इट ऑन लाइव टीवी, आई एम सेइंग कि उनको उठा के जेल में बंद करना गलत किया नैब ने। मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं नैब को क्रिटिकल होकर कह रहा हूँ कि गलत किया नैब ने। तो यहाँ तकरीबन सारे इन्वेस्टर जो हैं वो नैब के हाथ फंसे हुए हैं। इवन आपके कज़न जो है वो भी अपना हुसैन दाऊद साहब वो भी फंसे हुए हैं। तो ये एक इन्वायरमेंट ऐसी बन गई है, तो आपका क्या ख्याल है कि ये नैब को ज़्यादा नहीं? यस, देखो, आई हैड डिस्कशन विद द प्राइम मिनिस्टर कि this is not a good thing. So obviously it's an area of concern. It is an area of concern. You have to now stop this thing. NAB is for something else, not for every single businessman. प्राइवेट सेक्टर के हवाले से नहीं, वज़रा ये भी कहते रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी नैब की वजह से काम नहीं कर रही है। साथ ही खुद हुकूमती इदारों ने भी इन रिपोर्ट्स में अपने खदशात का इज़हार किया। 21 सितंबर को डॉन अखबार में नेपरा के हवाले से खबर शाया हुई, जिसके मुताबिक नेपरा जो पावर सेक्टर की रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसने अपनी 2018 की रिपोर्ट में बताया कि नेपरा ने जितने भी मनसूबों के हवाले से काम किया उन सबसे मुतालिक नैब सवालात पूछ चुका है। जिस तरह से तहकीकात की गई उससे नेपरा के प्रोफेशनल्स का मोराल बिल्कुल खत्म हो गया। रिपोर्ट में मजीद लिखा है कि ये मामलात नेपरा के दायरा इख्तियार में आते हैं और नैब के दायरा इख्तियार से बाहर है, उनमें नैब मुदाखलत नहीं कर सकता। इसी तरह डॉन अखबार में 29 सितंबर को खबर शाया हुई, जिसके मुताबिक सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पॉलिसी बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर खालिद मिर्जा ने इदारे में बैरूनी फोर्सेस की मुदाखलत, हिरासानी और दीगर वफाकी एजेंसीज के एहलकारों की तरफ से SSP के नुमाइंदों को डराने धमकाने का नोटिस ले लिया है, जिसकी वजह से इदारा कमजोर हो गया है। पॉलिसी बोर्ड ने कमीशन से कहा कि वो अपने अंदरूनी तरीकाकार से इन स्टाफ मेंबर्स पर लगे इल्जामात की हकीकी पोजीशन का तयन करे।
पॉलिसी बोर्ड ने कमीशन से यह कहा कि जहां भी जरूरत हो कमीशन नैब कार्रवाइयों से मुतालिक अपने स्टाफ मेंबर्स के दिफा के लिए हर फोरम पर खड़ी हो। खबर के मुताबिक उस वक्त 2 कमिश्नर ताहिर महमूद और शौकत हुसैन नैब की कार्रवाइयों का सामना कर रहे हैं, जबकि ताहिर महमूद का नाम ECL में डाल दिया गया है। इसी तरह कमीशन के 3 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को भी नैब कार्रवाइयों का सामना है। हमारे साथ खालिद मिर्जा साहब जो कि चेयरमैन पॉलिसी बोर्ड ACCP हैं, वो मौजूद हैं। खालिद मिर्जा साहब बहुत शुक्रिया। खालिद मिर्जा साहब, आप ज़ाहिर है आमतौर पर मीडिया इंटरव्यूज़ में जाते नहीं हैं, एक ज़बरदस्त करियर है आपका। अगर कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कभी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ऑटोनमस हुआ, बड़े बड़े लोगों पर जुर्माने करता नजर आया, तो वो आपका दौर था जब आप उसकी सरबराही कर रहे थे। ACCP में आपका बड़ा किरदार रहा। ये जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात थी किस हद तक दूर हुए हैं, ये जो एतराज़ात आपके अपने इदारे के हवाले से हैं उसको कमज़ोर करने के हवाले से हैं? नहीं, देखिए ये बात ये है कि जिस इदारे का मैं पॉलिसी बोर्ड का चेयरमैन हूँ, मैं तो उस नज़रिए से देख रहा हूँ कि यहाँ कुछ ऐसे है कि हमारे काम में इंटरफेरेंस लग रही है और ये इदारे को कमज़ोर कर रही है। तो इसके लिए मुझे इसके बारे बड़ी तशवीश है और इसके लिए मैं इजहार भी करता रहा हूँ। मैं इनको को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाह रहा। ये जो अपना काम करते होंगे बहुत अच्छा करते होंगे। मैं तो सिर्फ महदूद जो है ये ACCP जो जिसको मैं एक किस्म का ओवरसाइट है मेरा और बोर्ड का, वहाँ हम देख रहे हैं कि मसलन ये है कि अब इस वक्त सिचुएशन ये है कि स्टाफ जो है वो काम करने को तैयार नहीं है, ताकि वो उनको कोई घबराहट है कि शायद कोई पकड़ के ले जाए, कुछ कर ले, तो ये अच्छी बात नहीं है। मेरा तो इतना है। सब मगर ACCP ज़ाहिर है बहुत अहम इदारा है, तो बात आगे कैसे बढ़े कि अगर नैब को लगता है कि कोई करप्शन में इन्वॉल्व है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो जाए, मगर कोई हैरेसमेंट भी ना हो, जेन्युइन कार्रवाई हो, ना कि आपके अफसरान को हैरेस किया जा रहा हो, तंग किया जा रहा हो, जो कि ब्यूरोक्रेसी और बिजनेस कम्युनिटी की शिकायत है। जो 2-3 केसेस मेरे सामने आए हैं और आप नोट कर रहे हैं, मैं नैब का नाम नहीं ले रहा और मैं बात भी कर रहा हूँ आपकी दावत की वजह से, नहीं तो मेरा कोई शौक़ नहीं है TV पे आने का। मगर मैं जो ये कहना चाह रहा हूँ, जो 2-3 हमारे सामने जो आई हैं, कम से कम जहाँ तक हमने देखा है, तो उसमें मुझे कुछ इनके स्टैंड की समझ ही नहीं आ रही। ये कर क्या रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, किस वास्ते कर रहे हैं। अब मतलब ये है कि ये कुछ लोगों को इन्होंने कम से कम जो 2-4 केस जो मैंने देखे हैं, वो कुछ लगता नहीं है कि हमारे लोगों ने कोई काम गलत किया है। मगर अगर उनके पीछे क्या है, मोटिवेशन क्या थी, वो किस फरिश्ते ने उनको क्या कहा था, या वो मुझे कुछ इल्म नहीं है। मैं तो सिर्फ देख रहा हूँ अपने इदारे का। अब एक हमारा यहाँ एक ऑफिसर है, उसको पकड़ के ले गए हैं, पता नहीं 50 दिन कितने रखा है वहाँ पे उसको वहाँ पे। और कम से कम जो चीज़ मेरे सामने आई है, जितना मुझे मालूम है, और मैंने ACCP को कहा है कि उनको चाहिए इसको इंक्वायर करें, पता करें कि इस अफसर ने हमारे काम के मुताबिक कोई चीज़ गलत की है कि नहीं की है, और अगर जो भी सिचुएशन है उसको उनको जाके अदालत को बताना चाहिए कि हमने अपना देखा है, हमारे अपने हमने जो हमारे सामने चीज़ आई है ये गलत है और ये सही है। अब मतलब अगर ये चीज़ हमारा तो काम है ना कि इंस्टीट्यूशन को डिफेंड करना। अगर हमारा कोई स्टाफ को कोई ऐसी कर रहा है हैरिस, बट ये तो देखना हमारा फ़र्ज़ है ना कि पता तो लगे इसने गलत काम किया है कि नहीं किया। मगर जो 2-3 केस जो मुझे मालूम है उसमें कोई हमारी कम से कम इंटरनल गलती दिखाई नहीं दे रही। अभी इंक्वायरी करनी है और उस इंक्वायरी करने में भी उनको तशवीश है, डर है, खौफ है। अब आप बताइए इसका क्या इलाज हो सकता है? मतलब आपने हुकूमत को ये बात कन्वे की है, फाइनेंस सेक्रेटरी भी होते हैं आपके बोर्ड में, हुकूमत को बताया है कि भाई ये हमारे मामलात हैं, बड़ा अहम इदारा है, इसने आगे चलना है, लिस्टेड नॉन लिस्टेड सारी कंपनी सब चीज़ों को देखना है। जी, हुकूमत को हम वहाँ हैं, उनको हमने कहा है, उनको आगे से मैं क्या बताऊँ, आगे से कोई कुछ ये मेरे सामने तो कोई उनकी ऐसा मौक़िफ़ नहीं आया। आपको मालूम है कि शाहजेब साहब कि
सरकार में मैं को बड़ा पॉपुलर बंदा नहीं हूँ, और आपको मालूम भी होना चाहिए कि सरकार में बहुत सारे लोग हैं जो मुझे पसंद नहीं करते, और आपको ये भी मालूम है कि कुछ दिन हुए मुझे उन्होंने इस पोस्ट से बरतरफ कर दिया। वो तो मैं गया हाई कोर्ट में, और ये एक स्टे ऑर्डर पे मैं वहाँ पे हूँ इस वक्त, यहाँ पे वो सस्पेंड हुआ है। तो मैंने आपसे कोई, मेरा ये पक्का है और आप मुझे जानते हैं बहुत पुराना, कि मैं गलत काम नहीं कहूँगा, ना मैं गलत बात करूँगा, मगर फजूल की बात भी नहीं करूँगा। मगर चीज़ ये है यहाँ पे इस वक्त कि इंस्टीट्यूशन जो है SECP का कम से कम ये बड़े एक बहरान में है इस वक्त। ना तो इस इंस्टीट्यूशन की कैपेसिटी है, ताकि पिछले 4-5 साल में इतनी गलत किस्म की भर्ती हुई है, फिर ये जो है साथ ये मदाखलत है बाहर की क़ुव्वतों की, और वो SECP को अब्यूज़ कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जो मुझे नज़र आता है। एक केस है, वो पता नहीं कौन सा था, वो उसके अंदर मैंने वो रिपोर्ट देखी JIT की, जो पैराग्राफ SECP पे था वो ऊपर से लेके नीचे तक गलत था। I mean, उसमें ना फैक्ट्स ठीक थे, ना उसकी ओपिनियंस ठीक थी। अब मुझे तो समझ नहीं आती, ये बाकी काम ये बहुत अच्छा कर रहे होंगे, मुझे सच ही बात है, मुझे कुछ मालूम नहीं। मैं तो बड़ी एक महदूद नज़रिया है मेरा सिर्फ, और जो कुछ मुझे पता लगता है मैं उसके ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ तो इतना डर खौफ है, कोई कंपनी को रजिस्टर करना नहीं चाहता, कोई चार्ज को रजिस्टर करना नहीं चाहता, कोई आगे बोलना नहीं चाहता। और ये इंस्टीट्यूशन जो है इसके ऊपर ये जो क़ुव्वतें इसके ऊपर हावी हुई हैं, एक तरफ से तो ये हैं, दूसरी तरफ ये यहाँ की बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ सरकार की बात नहीं कर रहा, मार्केट से भी हैं जो इनके ऊपर हावी हैं, और वो ऐसी मतलब वो भी बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं, जिनके कनेक्शंस हैं, कम से कम 1-2 को तो मुझे कुछ थोड़ा बहुत इल्म है इन इंटरनेशनल माफिया से भी। उनके सामने ये कहाँ बेचारे खड़े होंगे जब तक जो सरकार है इनका साथ ना दे। ये इंस्टीट्यूशन होना है इंडिपेंडेंट, ये इंस्टीट्यूशन ने काम करना है बड़ा प्रोफेशनली, और इस इंस्टीट्यूशन अगर ये ठीक तरह काम न करे तो आपकी मार्केट काम नहीं करे, कोई कैपिटल मोबिलाइज नहीं हुआ। एक इशू कैपिटल इशू का हुआ है पूरे साल में अब तक, एक आई मीन हैरानगी की बात है, और किसी को सरकार में तशवीश नहीं है इस बात की कि हमारी जो कैपिटल, हमें एक चीज़ है, मार्केट बढ़ रही है तो बहुत अच्छी मार्केट है, मार्केट नीचे जा रही है तो बहुत ख़राब मार्केट है। इससे कोई ताल्लुक़ नहीं, मार्केट अच्छी है जब ऊपर जाती है, नीचे आती है बुरी होती है। आपने तो देखना है कि कैपिटल कितना मोबिलाइज हो रहा है, और कितनी डेप्थ है मार्केट में, कितना ट्रांजैक्शन इम्पैक्ट कॉस्ट है, कि अगर आप कितने शेयर्स ट्रेड होते हैं तो मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, किसी को इस बात का ना इल्म है ना फिक्र है। अगर साहब साथ में आपके पॉलिसी बोर्ड ने यह भी रिकमेंड किया SECP को कि जो मुख्तलिफ JITs में तहकीकात में आपका स्टाफ है एम्प्लॉयड जो कि ले लिया गया, उसको विड्रॉ किया जाए, वापस बुलाया जाए, इसकी क्या वजह है? बोर्ड देखे ना, हमारे पास जैसे मैंने पता कैपेसिटी इशू है, एक स्टाफ वैसे ही है। अच्छा, और ये कोई 18-20 बंदों को ले गए उठा के, और मांगते हैं फलाने को भेजो, फलाने को भेजो, और उठा के ले जाते हैं, और फिर उसको छोड़ते नहीं हैं। उनको पता नहीं वहाँ पे ये क्या कर रहे हैं। ये देखें ना, IM SECP सारे इदारे पाकिस्तान में हैं, ये जो है ना लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, उनके एड में हमने काम करना है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि अगर हमसे कोई इन्फॉर्मेशन मांगे हमें उनको देनी है, अगर उनसे उनको कोई एडवाइस चाहिए हमने उनको एडवाइस देनी है, राय देनी है उनको, सब कुछ। बट ये तो नहीं है ना कि हमारा स्टाफ उठा के ले जाए और उठा के वहाँ पे उनको, और पता नहीं उनसे क्या काम ले रहे हैं। और फिक्र मुझे सबसे ज़्यादा ये है वहाँ पे क्या बुरी आदतें सीख के आएंगे। ये मैं बुरी आदतों से मेरा मतलब नहीं कि उनकी आदतें बुरी हैं, उनकी मुख्तलिफ हैं। जो तरीका है रेगुलेटर का और एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का, ये बहुत फ़र्क है। इस लिहाज से बुरी है।
अब आप अगर मैं अपनी स्टाफ को पुलिस में भेज दूँ, किसी पुलिस वो छतरौल सीख के आए वहाँ से, तो उसने मेरे काम का वो क्या रह गया? खलील साहब, आगे हल क्या है? ज़ाहिर है एक हुकूमत आई है, एक साल में आप कह रहे हैं कि इन्होंने कोई तवज्जो नहीं है, मामला कैसे बेहतर हों? बहुत अहम इदारा है, अगर इस मुल्क ने आगे बढ़ना है, प्राइवेट सेक्टर हर लिहाज से बहुत अहम इदारा है आपका। मेरे अपना नाक़िस राय ये है कि गवर्नमेंट को इस जो करना चाहिए, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी में है, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा, कि इस इदारे की इंडिपेंडेंस को सपोर्ट करे और इसको डिफेंड करे। अब मैं अकेला तो नहीं कर सकता ना डिफेंड, तो ये पॉलिसी बोर्ड नहीं कर सकती, मगर इसको सरकार को चाहिए कि खड़ा होए, उन एजेंसी को कहें कि मियाँ स्टाफ वापस करो, इनका जो केसेस आपने उठा के ले लिए हैं वो भी वापस करो, ताकि वो सिक्योरिटीज़ के केसेस हैं, कंपनी लॉ के केसेस हैं, उनको आप वापस करें। ये SEC नहीं करना है, या तो हमको बना दे, इनको बना दे SECP को उनका सब्सिडरी, ठीक है, फिर वो उनके तहत काम करते रहें। मतलब मैं जो देख रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ ईमानदारी की बात कर लूँगा, किसी को ना SECP की परवाह है, ना कैपिटल मार्केट की परवाह है, ना कॉर्पोरेट सेक्टर की परवाह है, मुझे नहीं दिखाई देती बिल्कुल। और देखिए मैं 74 साल का हो गया हूँ, जो मैं 73-74 साल का हो गया हूँ, अब मैं आखिरत को देख रहा हूँ अपनी, तो मैं आपसे गलत बात नहीं करूँगा। बहुत शुक्रिया। खालिद मिर्ज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे, बड़ा नाम है, बड़ा काम उनका रहा है, हमारी खूबसूरती दावत पर शिरकत की, उन्होंने प्रोग्राम में अपने एतराज़ात बता रहे थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेते हैं, एक और आम खबर है, मुख्तसरन आपके सामने रखेंगे उसकी डेवलपमेंट एक ब्रेक के बाद। सदारती रेफरेंस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर जस्टिस काजी फाइज ईसा की दरख्वास्त पर आज भी समाअत जारी रही। जस्टिस काजी फाइज ईसा के वकील मुनीर मलिक ने दलाइल जारी रखते हुए अदालत को बताया कि फैजाबाद धरना केस पर नज़रसानी दरख्वास्तें मार्च में दायर की गईं। 10 अप्रैल 2019 को एसेट रिकवरी यूनिट को एक सहाफ़ी अब्दुल वहीद डोगर ने खत लिखा। उस खत पर ना फ़ोन नंबर था, ना कोई पता था, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा कि एसेट रिकवरी यूनिट क्या है, ये वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट में क्यों है। साथ ही जस्टिस मकबूल बाकिर ने सवाल किया कि क्या आप एसेट रिकवरी यूनिट की कानूनी हैसियत अदालत को बता सकते हैं। इन सवालों पर मुनीर मलिक ने अदालत को बताया कि एसेट रिकवरी यूनिट में कोई भी सिविल सर्वेंट नहीं है। इस मौके पर जस्टिस मकबूल बाकिर ने रिमार्क्स दिए कि आपके मुताबिक तहकीकात एसेट रिकवरी यूनिट की वजह से शुरू हुई। साथ ही जस्टिस उमरता बंदियाल ने कहा कि सवाल यह है कि कैसे इस प्रॉपर्टी के बारे में मालूमात मिली, जिस पर मुनीर मलिक ने जवाब दिया कि ये मालूमात दरख्वास्त गुजार और उनके खानदान का पीछा करके ली गई। इस दौरान जस्टिस उमरता बंदियाल ने मुनीर मलिक से कहा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अगर अपनी अहलिया को कभी कोई रकम तोहफे में दी हो तो वो ये मालूम करके बता दें। अब दरख्वास्त फिर समाअत कल होगी। आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे कल प्रोग्राम में मुलाकात हो जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़। मुझे तो आप जानते ही होंगे, मेरा नाम है मिस्टर जिम। अरे अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया? अरे भाई फौरन सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट मिलती रहे।